पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन में कितना सवाल बताए थे? लास्ट वाला बोलिए, लास्ट वाला। अंतिम सवाल बोलिए तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो बताए थे। कहाँ तक बताए थे? डी नंबर ना। अच्छा, ए बताए हैं, डी बताए हैं, और उसके बाद जो है बी तो नहीं बताए हैं। सी नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सी। इंटीग्रेट करना है x बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। सी नंबर का है। बना है, कोई अपने से बना नहीं रहे ना जी। हाँ, जब तक प्रेजेंट था वहाँ तक बना हुआ है। हाँ, सिर्फ इसी का नहीं ना बना होगा। कोई देखे तो कॉपी जो है चेक किए तो मतलब ये सब सवाल भी सोचो तुम लोग नहीं बना पाया। क्या इस सवाल को हम नहीं बताए थे? ऐसा बताए थे तो वहाँ तो फार्मूले गलत लिखा है। तुम क्या लिखा है? तुम्हारा आंसर आ गया, x प्लस ए माइनस 2a, यही ना है। और उसके बाद साइन ऑफ x प्लस ए। उसके बाद क्या किया? 2 भाग में सेपरेट कर दिया है ना। साइन x प्लस ए बाई साइन x प्लस बोलो जी। यही ना किए हो तुम, क्योंकि तुम्हारा कॉपी हम चेक किया आज, ये सही था किया हुआ। इसको 2 पार्ट में तुम सेपरेट कैसे कर दिया? ये अलग अलग टर्म है कि ये एंगल है साइन का। साइन ए माइनस बी, ये साइन ए माइनस, ये साइन ए माइनस बी के फार्मूला पे टूटेगा। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, उस तरह से तोड़ के बताए हैं। और जब तुम्हारा कॉपी चेक किए तो देखे ऐसे मतलब बनाया हुआ था। मतलब वाह, तो ये तो तुम लोग पढ़ रहा, तुम्हारा ही केवल ये सवाल बना हुआ था, वो भी गलत। बाकी जो है कुछ स्टूडेंट बनाए 2 सवाल और वही सबका सही हुआ है। 2 सवाल तुम्हारा भी सही है। ये तीसरा सवाल जो है ये मतलब आश्चर्य चीज़ है कि इस तरह से तोड़ा गया। मतलब थोड़ा मोड़ा गलती नहीं,
तुम्हारा नंबर जो माइनस में डाल देना चाहिए था, इतना गलती था। चलिए, ये आपको ऊपर का जो डिग्री है 1 है और नीचे का डिग्री 2 और 1 कितना होगा 3। नीचे का डिग्री ज़्यादा है, ऊपर का कम है, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का ये तीसरा सवाल बता रहे, उसमें आपको टोटल हम 4 नियम बताए थे और 2 पर हम बता दिए थे। ये सवाल जो है चूँकि क्वाड्रेटिक में है इसलिए इसको बता रहे, ये आपको फैक्टराइज नहीं होगा, लीनियर फैक्टर इसका नहीं बन पाएगा, और बनेगा तो इमेजनरी में आ जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का नियम है कि पहले लीनियर वालों को समाप्त कर दीजिए। लीनियर के लिए सीधा एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई जो भी लीनियर फैक्टर है। अब बचा हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट कैसे लेते थे, bx + c, ऐसे ये तो यूज कर दिए, ये होगा bx + c बाई x² + 1। अब हमारा काम है a का मान, b का मान, c का मान निकालना। जोड़िए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a × x² + 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx + c और इंटू x - 1। आइए, नीचे वाला के बराबर है, ऊपर वाला जो होगा ऊपर वाला के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग पुट कर दिए a × x² + 1 bx + c इंटू x - 1 बराबर x। कहने का मतलब हम लोग क्या चाह रहे थे, a b c का ऐसा वैल्यू निकालें कि इसका मान इसके बराबर हो जाए। ये पूरा का पूरा टर्म इसके बराबर होगा, जब इसको जोड़े तो ये आया। तो नीचे में देखते हैं दोनों तो आपस में बराबर है, केवल ऊपर वाला में प्रॉब्लम है, तो इसका वैल्यू x के बराबर कर दिए। अब हम लोग ढूंढेंगे कि a और b और c का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इसमें बताए थे कल कि जितने फैक्टर होते हैं सबको एक एक करके ज़ीरो करते हैं। यहाँ पे पहला फैक्टर हम लोग को दिख रहा है x² + 1। सवाल उठता है क्या इसको ज़ीरो कर सकते हैं। इसको ज़ीरो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको ज़ीरो करने का मतलब है x² का वैल्यू -1, और किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, अधिक से अधिक ज़ीरो हो सकता है। ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर ज़ीरो हो ही नहीं सकता है। तो अब हमारे पास बचा है एक फैक्टर और, उसको ज़ीरो कर लीजिए, एक वैल्यू तो कम से कम आ जाएगा। इसको मान लेते हैं 2, अगर तो इक्वेशन 2 में डाल दिए x बराबर 1, तो a और यहाँ पे 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर + 1 यानी कि 2 आ गया। x - 1 का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो ये 0 इंटू एनी नंबर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x के जगह पे 1। 2a बराबर 1 यानी कि a का वैल्यू 1/2। एक वैल्यू तो निकल गया। अब हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करके मान निकालेंगे। तो यहाँ पे कितने तरह का टर्म है, अगर पूछ दिया कितने तरह का टर्म है, तो एक आएगा x², ठीक है, और दूसरा आएगा x वाला टर्म, जैसे इसको इससे गुना कीजिएगा तो केवल x रहेगा, और तीसरा आएगा कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है। 3 तरह का टर्म है, किसी भी 2 को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोई भी 2, मान लो x² ले लिए और कांस्टेंट टर्म ले लिए, we get
सबसे पहले एक्स स्क्वायर का लीजिए, बताइए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कौन कौन होगा। देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा जिसका कॉफिशिएंट क्या होगा, बी प्लस बी। बाकी कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा ए प्लस बी, राइट साइड में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब उसका कॉफिशिएंट 0 होगा। अब कांस्टेंट टर्म निकालिए। कांस्टेंट का मतलब जिसमें एक्स नहीं है, आप एक्स वाला टर्म भी निकाल सकते थे। तो एक तो आएगा ये, ए को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ए। और फिर सी को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को -1 से, तो -c ये भी कांस्टेंट ही आएगा। तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म a माइनस सी है, जबकि राइट साइड में कांस्टेंट है ही नहीं, तो उसका वैल्यू 0। अब ये फ़ायदा हम लोग को हो गया कि a का वैल्यू तो मालूम है, तो b बराबर -a बराबर माइनस और a का मान डाल दिए, और a बराबर c बराबर a का वैल्यू 1/2। a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब इसमें डाल दीजिए 10 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर a का वैल्यू पुटअप कर दिए 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b का वैल्यू आया है -1/2 एक्स और प्लस c का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आया। a का मान, b का मान, c का मान बैठा दिए, केवल जो निकला था। कहने का मतलब इसको आप इतना लिख सकते हैं, इसको जोड़िएगा यही आएगा। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लिखो जी, कल या परसों, कल अगर स्टार्ट हुआ तो ठीक है, नहीं तो परसों से डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट हुआ है। ये अभी तक इंडेफिनिट आप पढ़ रहे हैं, अब डेफिनिट इंटीग्रल शुरू होगा। ज़्यादा चांस है कि कल अगर स्टार्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो परसों 100% स्टार्ट हो जाएगा। हो गया। वहाँ से भी सवाल, जैसे कुछ सवाल यहाँ से पूछेगा, और डेफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, उस प्रॉपर्टीज से 100% एक ही सवाल पूछेगा, क्योंकि उसका आगे जाकर, आगे जो हायर क्लास है वहाँ ज़्यादा यूज होता है डेफिनिट का। इंटीग्रेट करें आप। तो इसमें हम कुछ नया नहीं बताएं, जो कल बताए थे वही है, बस क्वाड्रेटिक रहेगा, कांस्टेंट ऐसा लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो तरीका था ABC को निकालने का, फैक्टर को ज़ीरो करना, सारे फैक्टर ज़ीरो नहीं हो सकता है, वो देख लेना हमको। यही अगर माइनस में रहता तो हो जाता, लेकिन प्लस में है जिसके कारण नहीं हुआ। अगर सवाल ऐसे देता फैक्टर हमारा, तब इसको हम ज़ीरो कर देते। एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी कि एक्स का वैल्यू हम दो वैल्यू ले सकते थे, +1 -1। लेकिन प्लस है तो इसको ज़ीरो नहीं कर पाए, तो एक ही फैक्टर ज़ीरो हुआ। अब i बराबर वैल्यू डाल दीजिए। इस पूरे का मान हम लोग निकाल के रख लिए, इसका वैल्यू यही आया है। तो इसके जगह पे पुटअप किए 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस -½ इंटू एक्स प्लस ½
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए तो आप लोग, सारा नियम तो पढ़ लिए हैं। इसको इंटीग्रेट करके बताइए तो कितना रहा। इसको तोड़िए अलग अलग। पहला फंक्शन का इंटीग्रल 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर। तो अगर फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर ले, या इसको अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, अगले स्टेप में इसको तोड़ देंगे। यह दो पार्ट में टूटा। बनेगा। ये स्टेप आप लोग इंटीग्रेट करके बताइए क्या होगा, क्योंकि ये अंतिम नियम पढ़ रहे हैं, सारा नियम पढ़ चुके हैं। चेंज करें। चेंज कर रहे हैं। आई बराबर आया है 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस 1, और उसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ, एक होगा -12x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस हाफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, वहाँ देख लीजिएगा। यानी कि 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस 1। यह -12 जो है कांस्टेंट है, बाहर कर लिए -12 को, तो बचेगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ भी हाफ कांस्टेंट है, बाहर निकला, और डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए इंटीग्रेट करके। अब इतना छोटा छोटा इंटीग्रेशन नहीं बताइएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x, तो log x 1/x का फॉर्म है, तो ये log x हो गया। इसका बताइए जी। हाँ, तो x प्लस 1/x का क्या कर देंगे? नहीं, कुछ तो जरूर होगा, तुम बताओ ना क्या होगा। ऐसा हो जाएगा, x ऊपर वाला गायब हो गया। इसको इंटीग्रेट करने क्या उपाय? और कोई बताइए। सब्स्टिट्यूट से भी बना सकते हैं। अरे इस फार्मूला को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो है इसको एकदम याद रखिए, ये बहुत ही काम का फार्मूला है। कोई भी फंक्शन हो और उसी का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में, तब इसका इंटीग्रल होता है log f(x). तो बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाला को डिफरेंशिएट कर दे तो एक्स स्क्वायर का 2x,
अब 1 का तो 0 हो जाएगा, तो कमी यहाँ क्या चीज़ का है? 2 का। तो कांस्टेंट का कमी कोई कमी नहीं होता है। 2 हमको लाना था, 2 बना दिए, तो 2 से हम भाग भी दे दिए, नहीं लिख सकते हैं। अब 2 कटेगा तो फिर वही पहुंच जाएंगे। अब 1/4 और नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, x स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का 0, इसलिए उस फार्मूला से इसका इंटीग्रल हो जाएगा log fx, यानी कि log x स्क्वायर प्लस 1 1/2। इसका क्या होगा? ये तो सीधे फार्मूला लिखा हुआ है, tan इनवर्स x, यही इसका आंसर होगा। तो ये कुछ सवाल आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे था, और एक सवाल और मेरा लगता है बताना पड़ेगा, ये बार बार पूछता है। एक सवाल आप लोग पूछे होंगे हमसे। अच्छा, 2 सवाल बचे। क्वेश्चन नंबर ए हो गया सबका? 18 का ए है ना? 18 का ई बता दिए? हाँ, इसको लिख लिया सब? एटीन का ए है। सवाल क्या है जी? x³ प्लस x प्लस 1, x³ प्लस x प्लस 1, यही सवाल है। अरे तू लोग पढ़ने आए कि गप मारने आइए? बैठ के गप मार रहे। ये बताइए क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का डिग्री 3, नीचे का डिग्री 2, घट गया है डिग्री। और जैसे ही ऊपर का डिग्री नीचे से ज़्यादा हो या बराबर हो तो डिवीज़न मेथड को यूज करते हैं। और डिवीज़न मेथड में ऊपर वाले में हम लोग न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दे दिए, तो x टाइम्स जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, x³ होगा और माइनस x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये प्लस हो गया, x 2x हो गया और प्लस 1 रहेगा। इसको लिखने का तरीका क्या है ये बताए थे। कोशिएंट, जो भी कोशिएंट आया है उसको लिख देंगे। अब प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, रिमाइंडर हमारा है 2x प्लस 1 और डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। इसी को इंटीग्रेट करना है, तो 2 भाग में तोड़ दीजिए, पहला फंक्शन का इंटीग्रल और प्लस दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल। अब बताइए कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। उसको भी 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा। 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर एक इंटीग्रल हुआ, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर दूसरा इंटीग्रल हुआ। अब बताइए इसका इंटीग्रल क्या होगा। यानी कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, ऐसी तो आ गया फॉर्म में। x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका बताइए जी, अभी जस्ट बताए थे नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन देखिए ऊपर है, ये हो जाएगा log fx, fx के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका बताइए। cot इनवर्स x,
कितना होता है बोलो? पहला क्लास में जो फार्मूला बताए थे उसका जो है ठीक कितना फार्मूला 21 बताए थे, तो 21 बताए थे तो 20 नंबर देखिए, और अगर 19 बताए होंगे तो 18 नंबर देखिए। log x minus a by 1 by 2 log x minus a by x by plus n square डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला है। yes तो इसका तो होगा 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, है ना? a के जगह पे 1 है तो 1/2a log x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अच्छा, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बताए थे? सेक इनवर्स x का डिराइव नहीं किए थे, एक ऐसे फार्मूला शायद बताए थे ना, इसका क्या बताए थे? सेक इनवर्स x, इसका ना सेक इनवर्स। ठीक है, ये आपको आंसर हुआ। ये स्टैंडर्ड फार्मूला पे लिखा गया है, स्टैंडर्ड फार्मूला ये वाला था। 9 फार्मूला जो लिखाए थे उसमें से एक फार्मूला वही है। आगे बढ़े, अब सवाल देखिए एक। क्वेश्चन नंबर 18 का F। हो गया सबका? ये सवाल आपको बिहार बोर्ड में पूछता है। अच्छा, एक सवाल और जो है कोई स्टूडेंट पूछे थे हमसे कि इसका इंटीग्रल बताइए, और बोले थे कि पार्शियल फ्रैक्शन में जाके हम बता देंगे। यही सवाल है, ठीक है। वहाँ पे ये सवाल पूछा गया था और उस समय हम नहीं बताया, असाइनमेंट में आप लोग का होगा, और बोले थे कि पार्शियल फ्रैक्शन में जाके बता देंगे। उसी सवाल पे, इसी सवाल पे वो ऐसा बहुत सारा सवाल जो है बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में पूछ सकता है। एन के जगह पे कोई भी नंबर दे सकता है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, सब्जेक्टिव में नहीं। आपको इसका रिज़ल्ट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा बना के लिखिए। ये आपको जनरल फॉर्म वाला हम सवाल दिए हैं असाइनमेंट में, और ये सब सवाल जो ऑब्जेक्टिव में आपको बिहार बोर्ड में डाल देता है, सीबीएसई बोर्ड में भी डाल देगा। इसको बनाएंगे कैसे? पुट xn + 1 को कुछ मान लिए z, और xn का डिफ्रेंशिएशन होगा nx टू द पावर n - 1, और 1 का तो 0, x का फंक्शन है तो dx बराबर dz। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, dx बराबर हो जाएगा 1/nx टू द पावर n - 1 इंटू dz। ठीक है, इतना आया dx बराबर। आप लोग ठीक इक्वल टू के नीचे लिखिएगा इंटीग्रल ऑफ द। अब देखिए समस्या हमारा कहाँ आ रहा है, 1/, इसको तो z माने थे, z लिख दिए। dx का वैल्यू जब निकाले, एक x अभी तक लिख नहीं पाए, और dx का वैल्यू निकाले तो x के ही टर्म में आया,
जबकि जब इसको z माने हैं तो पूरे फंक्शन को आपको z में बदलना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, दोनों तरफ x से भाग दे दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ x से भाग दिए। क्यों दिए? क्योंकि एक x बचा हुआ, तो हमारे पास तो dx/x का मान चाहिए, इसीलिए x से लेफ़्ट साइड में भाग दे दिए। और लेफ़्ट साइड में भाग देंगे तो राइट साइड में भी देना पड़ेगा। भाग देने का मतलब बटा कर देना, इंटू dz बराबर 1/n, और x को x टू दी पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्शन हो जाएगा dz, यानी कि dx/x बराबर 1/n। और एक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। एक्शन का वैल्यू आप लिख सकते हैं z-1। अब मान बैठा दीजिए, ये 1 और इसको माने थे z लिख दिए, बचा है dx/x, और dx/x का वैल्यू आया 1/n इंटू z-1 इंटू dz। इतना आ गया। जहाँ पे 1/n कांस्टेंट है बाहर कर लिए। अब हमारे पास बचा हुआ है 1/z इंटू z-1 इंटू dz। अब जहाँ जहाँ z है समझिए कि x है, तो ऊपर का डिग्री क्या है 0 और नीचे का डिग्री 2, z इंटू जेड यानी कि x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे का डिग्री ज़्यादा है, ऊपर का कम है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप तोड़ सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो लंबा होगा, तोड़ने का तरीका मालूम है, इस तरह से दिया हुआ है। तो चूँकि लीनियर फैक्टर है, एक लीजिएगा a/z और दूसरा लेंगे b/z-1। अब आपको a और b को निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करें। जब फंक्शन आसान हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर सकते हैं, और इसको ऐसा लिख दिए। आप इसको जोड़ के देखिए, यही आ जाएगा, समझिए। और जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ते a/z-1 और b/z, तो जानते हैं a का वैल्यू क्या आता 1 आएगा और b का वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। जब आप तोड़िएगा तो वही आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस इसको देखकर फंक्शन हल्का था तो हम लोग इस तरह से लिख दिए कि जोड़ने के बाद यही आ जाए। सम में या डिफरेंस में लिखा जा सकता है। इसको जोड़ेंगे, एलसीएम लेके यही आ जाएगा। यह समझ में आया? नहीं समझ में आया? जोड़ लो, z से गुना किए और इसको गुना करेंगे तो -z और --+1, यह कट गया, 1/z इंटू z-1 आ गया। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/n। अब इंटीग्रेट कीजिए, पहला फंक्शन का इंटीग्रल 1/x का log x, फिर 1/x का log x और प्लस सम कांस्टेंट। कितना गया? इसको आप लिख सकते हैं 1/n और log m माइनस log n बराबर log m/n बराबर 1/n। वैल्यू डालिए, z का वैल्यू है xn+1 -1 और xn+1 प्लस c 1/n, ये कट गया, log ऑफ x टू दी पावर n xn+1 प्लस c, यही इसका आंसर होगा। अब इस पर जो सवाल आप बनाना चाहते हैं, जैसे इसको आप बनाना चाहते हैं, इसका डायरेक्ट अब आंसर आ जाएगा। n के जगह पे केवल 5 डाल दीजिए इसी में, इसका आंसर होगा 1/5 log ऑफ x टू दी पावर 5 और x5+1।
और यहाँ n के जगह पे 9 डाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। समझे? तो ये आपको जनरल मेथड में बताया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, इसको कर लीजिएगा क्योंकि इस पर और कई सवाल बनेगा। ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश हो गया। अब अगला टाइप का इंटीग्रल देखिए। बना लेगा अब वो? तुम ही शायद पूछा था ना जी। आगे बढ़ें। हो गया सबका? इसके बाद यही लाइन लिखना है। ये पहले का सवाल दिए थे, उस टाइप का मतलब उस पर बनेगा। अगला जो टाइप है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म p sin x प्लस q cos x बाई a sin x प्लस b cos x dx। इस टाइप का जब इंटीग्रल रहेगा तब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ऊपर में साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, या दोनों हो सकता है, लेकिन नीचे में साइन कॉस मस्ट है। तो टू इंटीग्रेट इट इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी पुट न्यूमरेटर का मतलब हो गया ऊपर वाला, बराबर a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। हमेशा यही पुटअप करना है। जैसे सवाल देखिए, हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 का बी,
ये नहीं बता रहे हैं, अपने से बनाइएगा। बोला 2 sin x प्लस 3 cos x बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। इसको बोला कि इंटीग्रेट कर दीजिए। ये तो एकदम सीधा उसी फॉर्म में दिया हुआ है। P का वैल्यू 2, उसके बाद sin x, Q का वैल्यू आया 3, उसके बाद cos x, A का वैल्यू 3 sin x और B का वैल्यू 4 cos x। ये सवाल बिल्कुल उसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए न्यूमरेटर को मानिए पुट, न्यूमरेटर है आपको 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर क्या लेना है, a यानी कि एक कांस्टेंट और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में है 3 sin x और प्लस 4 cos x। उसके बाद है दूसरा कांस्टेंट b और डिनोमिनेटर है 3 sin x प्लस 4 cos x। हमेशा आपको यही पुटअप करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सवाल अगर उस फॉर्म में है तब। अब हमारा काम है a का मान और b का मान निकालना, ऐसा वैल्यू कि इसका सम जो है इसके बराबर आ जाए। तो a और b आपको निकालना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर a। डिफ्रेंशिएट कीजिए, 3 तो कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, उसके बाद 4 कांस्टेंट है और cos का माइनस साइन, तो ये -4 sin x हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे है उसी तरह से आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको 2 अननोन क्वांटिटीज़ का मान निकालना है a और b, जबकि इक्वेशन का संख्या केवल एक ही है जो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कैसे करेंगे, राइट साइड में जो है cos जो है आपको यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर 2 जगह है, cos को बाहर कर दिया जाए तो क्या क्या बचेगा ये बताइए। cos को अगर बाहर कर दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3a, और यहाँ से बाहर कीजिएगा cos को तो यहाँ बचेगा 4b। ये समझ में आया कि नहीं। राइट साइड में cos का कोफिशिएंट यही होगा, जबकि लेफ़्ट साइड में cos का कोफिशिएंट कितना है 3, यानी कि cos के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिए। अब साइन का कोफिशिएंट देखिए, तो साइन यहाँ भी है और साइन यहाँ भी है। दोनों जगह से अगर साइन को बाहर कर लिया जाए तो जैसे ये होगा -4a, एक जगह हम तोड़ के लिख दे रहे हैं, अगर गुना करेंगे तो यही ना आएगा। यहाँ जब गुना कीजिएगा तो आएगा 3b sin x, और sin x को बाहर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा -4a प्लस 3b इंटू sin x। दाहिना तरफ इसी को हम कोफिशिएंट कह रहे हैं, यानी कि sin x का कोफिशिएंट इतना आ रहा ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं करें, sin x का जो कोफिशिएंट राइट साइड में होगा वो हो जाएगा, आप सजा के लिख रहे हैं, पॉजिटिव वाला पहले तो 3b और नेगेटिव वाला बाद में -4a। इधर साइन का कोफिशिएंट कितना है 2, ये दोनों को बराबर कर दिए। कहने का मतलब साइन का और कॉस का कोफिशिएंट को इक्वल कर दिए।
अब सॉल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन है ना आपके पास, जैसे आप 10th क्लास में सॉल्व किए। कितना आएगा जी? सॉल्व करके बताइए। 18/25 ऑन सोल्विंग कितना रहा? 18/25 और 1/25 ए का मान 18/25, A का 1/25 1/25 B का 25 और बी बराबर 18/25। सही है, देख लेते हैं। बी का वैल्यू 18/25, यहाँ 18 डालेंगे तो ये हो जाएगा 54/25 और माइनस ए का वैल्यू यानी कि 4/25, ठीक तो है, 2 आ जाएगा। ये आपको आ रहा है ए और बी का वैल्यू, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ए और बी निकालेंगे तो यही आएगा। अब जो है इस वैल्यू को आप पहला में नहीं दूसरा लाइन में बैठाइए जहाँ पे आप डिफरेंशिएट किए थे। अब अगले पेज में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखने से फ़ायदा नहीं है, फिर पलटना ही पड़ेगा। लिखे जल्दी, एक सवाल और इस पे बताएंगे। इतना हार्ड नहीं रहता है, ये आसान हो जाएगा। और इसमें नंबर चूँकि डाल दिया था ना, इस यहाँ पे जो है दोनों नहीं देता, अक्सर या तो साइन देगा नहीं तो कॉस देगा, ऐसा सवाल पूछता है। यहाँ पे थोड़ा सा दोनों दे दिया तो थोड़ा लंबा हो गया, कैलकुलेशन लंबा, मेथड तो वही है। आगे बढ़ें, इसमें डालना है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आया 2 sin x + 3 cos x बराबर ए का वैल्यू डालेंगे जो भी आया, और उसके बाद बी का वैल्यू डालेंगे। कितना हो जाएगा? डैश सेकेंड लाइन में डालना है। ये क्या हो रहा है, खिसकता कैसे? 2 sin x + 3 cos x बराबर कितना है जी? ये ठीक लिखा हुआ है ना। ए का वैल्यू 1/25 और उसके बाद लिखे होंगे डिफ्रेंशिएट करके कितना? 3 cos x क्या? 3 cos x minus 4 sin x 3 cos x minus 4 sin x 4 है, 4 sin x। plus 18/25 ये अपने बिना सेलेक्ट किए कैसे? फोर क्या है? 4 sin x हाँ, उसके बाद बी का वैल्यू plus 18/25 और उसके बाद यहाँ क्या है? 3 sin x plus 4 cos x 3 sin x प्लस 4 cos x। यानी कि सेकेंड वाला जो लाइन था उसमें बैठा है ए का मान बी का मान, इसको जोड़िएगा यही आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 माने थे, इसको 1 मान लीजिएगा। इसके जगह पे 2 sin x + 3 cos x और 2 sin x + 3 cos x के जगह पे ये पूरा लिखा जा सकता है। तो ऊपर वाला के जगह पे इसको लिख रहे हैं। तो फ्रॉम 1 i बराबर इंटीग्रल ऑफ, और ऊपर में देखिएगा यही लिखा हुआ है, तो इसको नहीं लिखकर इसको लिख रहे हैं 1/25 3 cos x minus 4 sin x प्लस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x।
और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में जो है वही रहेगा 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x। यानी कि जो सवाल हम लोग को मिला था वो सवाल अब ऐसा बन गया, समझिए। अब इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर। तो जब दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकला, और फर्स्ट टर्म हो गया 3 cos x माइनस 4 sin x, और बाय डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x। उसके बाद सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, ये कांस्टेंट है इंटीग्रल के बाहर, और सेकेंड टर्म है यानी कि 3 sin x प्लस 4 cos x बाई 3 sin x और प्लस 4 cos x, और dx रहेगा। अब इंटीग्रेट कीजिए तो सवाल उठता है कि सवाल तो और लंबा चौड़ा हो गया, फ़ायदा क्या हुआ? ये तो कट गया हमारा, बिल्कुल सेम है, कट गया। और dx का हम लोग जानते हैं, और यहाँ हमको क्या फ़ायदा मिला कि नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ही ऊपर है। इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 3 साइन का हो गया cos, फिर cos का माइनस साइन होगा तो यह हो जाएगा -4 साइन, और यही देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। तो नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो इसका इंटीग्रल हो गया log fx, fx के जगह पे इसी को लिख दिए, ठीक है, प्लस 18/25, और यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या बचा, ये तो पूरा कट गया dx, और dx का इंटीग्रल x प्लस सम कांस्टेंट। अब एक सवाल और बता देते हैं जो आपको पूछता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा वाला बता देते हैं। उसी में आप देखिए सी या डी होगा आपको dx बाई 1 प्लस 10x, है ना, और 1 प्लस cot x, दोनों सवाल हैं, तो उसमें से एक बता देते हैं। टेन या कॉट बनाइए, सब एक ही है। हो गया। तुम लोग टेस्ट दिया था, क्या नाम है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना है, 2 को बना है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? प्रियांशु। 2 सवाल ही बना है, 2 से ज़्यादा किसी का नहीं बना। एक प्रयास भी किया तो भयानक गलती किया है। हो गया सबका? चेंज करें? अच्छा, वो सवाल बताइए तो उसका नंबर 22 का कौन है जी? सी नंबर। इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस 10x। 10x दे सकता है, cos x दे सकता है। NCERT में भी ये सवाल दिया हुआ है। देखिए, इसको डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन यही सवाल अगर डेफिनिट इंटीग्रल में दे दे तो आसानी से इसको बनाएंगे और ऐसा आएगा। लेकिन इंडेफिनिट में सबसे पहले आप क्या कीजिए, साइन और कॉस में इसको तोड़ दीजिए।
ठीक है, जोड़िए नीचे वाला को, dx बाई एलसीएम होगा cos x, cos x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो cos x प्लस sin x, और ये पलट गया, पलटेगा तो cos ऊपर चला गया और नीचे में आ गया cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x जो लिखना है। ये सवाल भी इसी फॉर्म में है। ये शुरू में ही बताएं कि सवाल में साइन कॉस, ऊपर में साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, नहीं तो दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखिए कॉस आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पी का वैल्यू 0 हो गया होगा, तब ये गायब हो गया। और क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा? कॉस। और नीचे ए का वैल्यू 1 तो बचेगा साइन, और बी का वैल्यू भी 1 तो बचेगा कॉस। वही तो ये सवाल भी उसी फॉर्म में। तो उस फॉर्म का जो सवाल होगा वो कैसा दिखेगा? या तो ऊपर में कॉस होगा, नहीं तो ऊपर में साइन होगा, और नहीं तो दोनों होगा। जो पहला सवाल बनाए उसमें दोनों था, और डिनोमिनेटर में आपको दोनों रहेगा, साइन कॉस दोनों रहेगा। तब समझिए सवाल उसी फॉर्म में। और इस फॉर्म में जब भी सवाल रहेगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीधे, न्यूमरेटर बराबर, न्यूमरेटर यही है, बराबर a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ये आपको याद रखना है। यानी कि cos x डिफ्रेंशिएट कीजिए, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और साइन का हो गया cos x प्लस b cos x प्लस साइन x। अब क्या कीजिए, cos वाला टर्म को एक जगह कर लीजिए, cos वाला टर्म को, और साइन वाला को एक जगह। तो मान लीजिए पहले cos वाला ही लिख रहे हैं, तो देखिए cos वाला यहाँ पे है और यहाँ पे, ये दोनों से अगर cos को बाहर कर दिया जाए तो बचेगा क्या? यहाँ पे a बचेगा और इसमें आपको b बचेगा। cos को हम बाहर कर दिए। अब साइन वाला टर्म को लिखना, तो साइन वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। साइन को अगर बाहर कर दे, साइन कॉमन निकाल दिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं पॉजिटिव पहले लिख देते। यहाँ पे देखिए साइन जो है माइनस a, कॉफिशिएंट नेगेटिव है, जबकि यहाँ का साइन का कॉफिशिएंट प्लस b पॉजिटिव है। तो पहले हम लिखे प्लस b और उसके बाद लिख दिए माइनस a। आपको अगर क्लियर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को एक जगह लिखिए, कॉस को वही आ जाएगा। अब हम लोग क्या किए, कंपेयर कर लिए। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर का मतलब दोनों तरफ कॉस के कॉफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। राइट साइड में कॉस का कॉफिशिएंट है a प्लस b, और जबकि लेफ्ट साइड में कॉस का कॉफिशिएंट 1 है। अच्छा, राइट साइड में साइन का कॉफिशिएंट है b माइनस a, और जबकि लेफ्ट साइड में साइन नहीं है तो कॉफिशिएंट इसका मतलब 0 है। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, a और b निकल जाएगा। ठीक है, और a और b मेरा लगता है कट गया, 1/2 आ रहा है। ऑन सोल्विंग यानी कि सॉल्व करने के बाद a का वैल्यू भी 1/2 मिलेगा और b का वैल्यू भी 1/2 मिलेगा, क्योंकि a और b आपस में बराबर है। a और b को निकलने के बाद पहला नहीं दूसरा लाइन में पुटअप करना है, सेकेंड वाला। आपको क्या मिल गया? 10 cos x बराबर a का वैल्यू डाल दिए 1/2 माइनस साइन x प्लस कॉस x।
प्लस बी का वैल्यू भी 1/2 cos x प्लस साइन। राइट साइड को जोड़िए, cos आ जाएगा लेफ्ट साइड के बराबर, यानी कि cos को आप उतना लिख सकते हैं। बन गया। तो इसमें केवल फॉर्म याद रखना, फॉर्म याद है तो आप तुरंत बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब इंटीग्रेट कीजिए, इसको मान लिए 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई का वैल्यू चाहिए था, आई बराबर क्या है, अरे भाई उसको नहीं मानना, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ कॉस है ही नहीं। इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस का वैल्यू डालेंगे, ऊपर तो वहाँ कॉस ही नहीं था, तो उसको इंटीग्रेट कीजिए या इसको, एक ही बात है, कॉस के जगह पे डालिए, यही कॉस का मान आया 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई नीचे में जो रहेगा वही अब दो पार्ट में तोड़ लीजिए, दो ही टर्म है आपके पास, एक ये एक ये। तो फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, और ये होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और उसके बाद सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकला, और नीचे में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। चलिए ये तो कट गया, दोनों सेम है, और इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में है, कॉस का होता है माइनस साइन और साइन का होता है कॉस। ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1/2, और ये dx का इंटीग्रल x। आज तुम लोग गप बड़ी मार रही है दोनों, मतलब इसको एक बार बोल दिया लेकिन देखे कब कोई सुधार नहीं हुआ। पहला बार मिली है क्या बहुत दिन के बाद? तो ये आपको एक टाइप का था, अब इसमें दो टाइप का इंटीग्रल अभी भी बच गया जो असाइनमेंट में है, तो वो बताएंगे और ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसको कल मतलब फिनिश कर देंगे। कल देखिए हो सकता है, कल नहीं अब परसों स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। फिनिश करने के बाद देखते हैं कि कोई प्रीवियस ईयर में वैसा सवाल होगा तो बता देंगे। हो गया। इसको बंद कर।